सो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की वेब सीरीज हीरा मंडी को, जो कि आपको बहुत 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 पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए एंड चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये 1920 की बात है, जब अंग्रेजों का पूरा हिंदुस्तान पर शासन था। तब लाहौर के नवाब अक्सर ही अपने मनोरंजन के लिए तबाही के पास जाया करते थे। अब हमें रेहाना नाम के एक तवायफ को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में उसकी छोटी बहन मल्लिका का बच्चा है। और आज रेहाना उस बच्चे को किसी कुतुबुद्दीन नाम के एक नवाब को बेच देती है, जिसके बदले में रेहाना को काफी अच्छी रकम भी मिलती है। अब जैसे ये बात मल्लिका को पता चलती है, वो रेहाना पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे उसका बच्चा चाहिए था। पर रेहाना पर उसके चिल्लाने से कोई असर भी नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मानना ये था कि ये नाजायज बच्चा है और तवायफ के बच्चों को अक्सर नवाब खुद खरीद लिया करते हैं। जिस पर मल्लिका कहती है कि आपने मेरा बच्चा छीन लिया है, मैं भी आपसे सब कुछ छीन लूंगी। अब यहीं पे ये सीन कट होता है और हमें 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब मल्लिका उन सभी तवायफों की रानी बन चुकी है और यहाँ पे जिसकी एक आवाज से ही लोग डर जाते हैं। यहाँ तक कि मल्लिका अपने बच्चियों पर भी जरा सा प्रेम भाव नहीं दिखाती, या यूं कहे कि मल्लिका थोड़ी कठोर टाइप सी औरत है। इसके बाद हम मल्लिका की छोटी बेटी यानी कि बब्बो जान को देखते हैं, जो नवाब वाली साहब के सामने मुजरा कर रही होती है। फिर सीन जाता है मल्लिका पर, जो नवाब जुल्फी के कार के साथ थी, और उन्हें देखकर हम समझ जाते हैं कि ये दोनों बहुत पुराने आशिक रह चुके हैं। अब जब मल्लिका अपने महल में वापस आती है, तो उसकी छोटी बहन वायदा आज भी वो जानने वाली साहब से कितनी रकम कमाई थी, वो सब लाकर दे देती है। तब मल्लिका उसे कहती है ये तो बहुत कम है, क्योंकि मल्लिका को उस पर शक था कि वो अक्सर उसमें से रकम चुराया करती है। इसलिए मल्लिका उनकी तलाशी भी करवाती है, पर वहीदा के पास उसे कुछ भी नहीं मिलता और फिर वो रोती हुई वहां से चली जाती है। हालांकि आगे जाकर हम देख पाते हैं कि हाँ, चोर तो वही है जो अक्सर लुटाए हुए पैसे में से एक हिस्सा रख लेती थी, इसलिए मल्लिका को उस पर शक था। इसके बाद हम मल्लिका की छोटी बेटी यानी कि आलम को देखते हैं, जिसे शायरिया लिखना बहुत पसंद है। पर मल्लिका उसे भी अपनी तरह तवायफ बनाना चाहती थी। फिर जब आलम के साथ ही साइमा उसे एक मोतियों वाला हार पहना रही होती है, तब गलती से वो हार वही टूट जाता है और साइमा डरने लगती है कि अगर ये बात मल्लिका को पता चल गई तो आज ही वो मुझे बेच देगी। इसलिए दोनों जल्दी से सारे मोती गिनने लगते हैं, क्योंकि मोती बहुत ही कीमती थे। फिर आलम जब मल्लिका को बताते जाती है कि वो मोतियों की माला टूट गई थी, पर हमने मोती बिन के लेके आए हैं, और वो भी पूरे 100 मोती। तब मल्लिका कहती है कि मोती तो पूरे 101 थे, और अगर वो एक मोती नहीं मिला तो आलम के लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो आलम वो एक मोती कैसे भी ढूंढ कर लाती है, और ये देखकर मल्लिका उसकी तारीफ भी करती है। फिर मल्लिका आलम से कहती है कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो, इसलिए अब तुम्हारी नत उतराई का समय आ चुका है, जिससे तुम एक नामी तवायफ बन सकती हो। पर आलम को तो ये सब पसंद ही नहीं था, उसे तो एक शायरा बनना है। अब अगले दिन मल्लिका आलम की नत उतराई का ऐलान कराती है। तब ये बात आलम अपनी दोनों बड़ी बहनों को बताती है कि वो तवायफ नहीं बनना चाहती और उसके तो सपने कुछ और ही है। तब बड़ी बहन लज्जो कहती है कि हमारी किस्मत में यही लिखा है, क्योंकि मेरी बुआ तो मुझे 6 साल की उम्र में यहाँ पर बेचकर चली गई थी। तब से मैं मल्लिका के साथ हूँ। इस पर बीबो भी कहती है कि हमें भी तो यहाँ से निकलना है था, पर हम कहाँ निकल पाए। अब इनकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि लज्जो को नवाब जोरावर से प्यार है और वो उससे शादी भी करना चाहती है, ताकि वो इस नरक की दुनिया से बाहर निकल सके। और प्यार के कारण ही उसे शराब के नशे का भी चस्का लग चुका है। इसके बाद हम एक नवाब ताजदार को देखते हैं, जो हाल ही में इंग्लैंड से पढ़कर लौटा है। तब उसकी दादी कहती है कि तुम पूरे अंग्रेज बन चुके हो, तो तुम्हें नजाकत सीखने के लिए हीरा मंडी जाना चाहिए। ये वही इलाका है जिसकी मालकिन मल्लिका है। और दोस्तों, उस समय तवायफ के पास जाना नवाबों की शान बढ़ाने जैसा था, पर ताज हीरा मंडी जाने से मना कर देता है,
क्योंकि वो अय्याशी नहीं करना चाहता था। और फिर वो अपने पापा से जाकर मिलता है और बातों ही बातों में कह देता है कि ये अंग्रेज हम पर राज कर रहे हैं और हमें इन्हें भगाना चाहिए, जिस पर कोई भी ताश की बातों से सहमत नहीं था, क्योंकि ये सब नवाब थे जिसकी अंग्रेजों से काफ़ी अच्छी बनती थी। पर कुछ ऐसे क्रांतिकारी भी थे जो अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का जिम्मा उठा चुके थे। अब अगले दिन मल्लिका के पास एक नया अधिकारी मिलने आता है। उसे कहता है कि हमें एक तवायफ चाहिए जो हमारे जश्न में मुजरा कर सके, और इसके लिए हम मुंह मांगा दाम देने पर के लिए तैयार है। ये सुन के मल्लिका तो मना कर देती है, क्योंकि उसका मानना था कि तवायफ की वैल्यू ज़्यादा होती है जो सिर्फ नवाबों के लिए ही है, और अगर वो ऐसे ही कहीं भी जाकर मुजरा करने लगेगी तो उनकी औकात का क्या रह जाएगी। ये सुनते ही ऑफिसर गुस्से में वहां से चला जाता है और वो मन बना लेता है कि वो इस मल्लिका को सबक सिखा कर रहेगा। इसके बाद वो ऑफिसर उस्ताद को बुलाता है जो हीरा मंडी में काफी अरसे से काम कर रहा है, और वो उसे कहता है कि मुझे मल्लिका की कमजोरी चाहिए, क्योंकि मुझे उससे बदला लेना है। अब रात को मल्लिका आलम से एक पार्टी में चलने को कहती है, पर आलम तो इसके लिए बहाना बना देती है कि मेरी तबीयत खराब है। तब मल्लिका बताती है कि आज तो बड़े शायर नियाज साहब भी वहाँ उस पार्टी में आने वाले हैं, पर अब तुमने मना कर दिया है तो मैं अकेली चली जाऊंगी। यह सुनते ही आलम तुरंत मान जाती है, पर अब मल्लिका उसे नहीं ले जाती। तब आलम मल्लिका की बग्गी के पीछे छुप कर बैठ जाती है, क्योंकि वो नियाजी साहब की बड़ी फैन है। अब जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां नियाजी साहब की सब लोग शायर और शायरी सुन रहे थे, और आलम उनकी शायरी लिखने लगती है। तभी ताज उसे देख लेता है, और होना क्या था फिर, ताज आलम को देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। फिर वो आलम के पास जाता है और उसे बात करने की कोशिश करता है, पर उसी समय वहां पार्टी खत्म हो जाती है जहां से सब लोग चले जाते हैं, और ताज हर जगह आलम को ही ढूंढ रहा था। तभी ताज की दादी उसे मल्लिका से मिलवाती है और कहती है कि इनकी बेटी की नथ उतराई के लिए आपका नाम हमने दे दिया है, जिस पर ताज हीरा मंडी की बेइज्जती कर देता है और मल्लिका इससे नाराज हो जाती है। इसके बाद जब आलम वापस बग्गी के पीछे बैठकर महल पहुंचती है तो इस बार मल्लिका को पता चल गया था कि आलम भी वहां आई है, पर वो उसे उस समय कुछ नहीं कहती। फिर अगली सुबह होते ही सजा के तौर पर वो आलम की सारी शेर शायरी वाली डायरी फाड़ कर आग में जला देती है। इससे हम समझ पाते हैं कि मल्लिका में कितना गुरूर भरा है। अगर कोई उसकी बात ना माने तो उसे वो सजा देने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। इधर हम बिब्बो को वाली साहब के साथ देखते हैं जो आशिकी कर रहे थे। तभी एकदम से वाली साहब को जाना पड़ता है, और वो बताते हैं कि शहर में कुछ बागी अंग्रेजों के खिलाफ धरने पर उतर आए हैं, इसलिए आज अंग्रेज हो सकता है कि उन पर गोलियां चलवा दे, इसलिए हमें ये सब रोकने जाना पड़ेगा। इसके बाद वो सीधा आलम के साथ उसको किताब दिलवाने के लिए ले जाती है, क्योंकि मल्लिका ने तो उसकी सारी किताबें जला दी थी। तो बुक स्टोर से ये लोग बुक खरीदते हैं, और मौका देखकर बिब्बो बुक स्टोर के मालिक से अपनी एक खास किताब मांगती है जो उसे किसी भी हाल में किसी क्रांतिकारी तक पहुंचानी थी। अब उस किताब में ऐसा क्या था वो तो हमें आगे पता चलेगा। फिर भी वो किताब लेकर आलम से बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। फिर आलम अंदर जाकर शायरी वाली किताब ढूंढने लगती है। तभी वो टकराती है ताज से, जिसे देखकर आलम भी खुश हो जाती है, क्योंकि सिर्फ ताज ही नहीं बल्कि आलम भी उसे पसंद करती थी। इधर हम बीबो को देखते हैं जो कुछ क्रांतिकारियों से मिलने आई थी। असल में वो भी इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराना चाहती थी, इसलिए वो नवाबों से आए दिन इंफॉर्मेशन लेकर इन्हें बताया करती थी। अब भी वो बता देती है कि वालिद साहब ने बताया है कि आज अंग्रेज शूट एंड साइट का ऑर्डर दे सकते हैं, इसलिए वो उन्हें किताब दे दी है। तब यह पता चलता है कि इस किताब में तो एक बंदूक है। इधर हम आलम ने अपनी पसंद की किताब खरीद ली थी, और अभी तक ना ही ताज को आलम का नाम पता था और ना ही आलम को ताज का। साथ ही आलम समझ रही थी कि ताज बुक स्टोर में काम करता है। अब आलम वो किताबें लेकर वहां से जाने लगती है, क्योंकि बिब्बो अभी तक नहीं आई थी। तभी वहां पर दंगे छिड़ जाते हैं और आलम उसमें फंस जाती है। तभी यहाँ ताज आकर पहले आलम को साइड ले जाता है, और फिर जब वो एक क्रांतिकारी को अंग्रेजों से पीटता हुआ देखता है तो उसकी जान भी बचाता है। फिर जैसे ही ताज को कोई अंग्रेज गोली मारने वाला था
तभी पीछे से वही क्रांतिकारी आता है जिसे बिब्बो ने बंदूक दी थी और वो उसे गोली मारकर ताज को बचा लेता है। अब इसके बाद ताज सीधा आलम के पास जाता है। वो वहां पर आलम जा चुकी थी और उसका रुमाल वहीं पर गिरा पड़ा था। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है और एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें 25 साल पहले वाला सीन दिखाया जाता है, जहां पर रिहाना के पैर मल्लिका दबा रही थी। असल में उस टाइम पर रिहाना ही हीरा मंडी की मालकिन थी। तभी रिहाना को मल्लिका से पता चलता है कि उसका तो जुल्फिकार से चक्कर चल रहा है, जो कि रिहाना का साहिब था, यानी कस्टमर। इस पर रिहाना भड़क जाती है और मल्लिका की बेइज्जती करने लगती है कि अब तो मैं तुझे कुछ ही पल में बेच दूंगी। तभी मल्लिका को गुस्सा आता है और वो रिहाना को जान से मार देती है। थोड़ी देर बाद वहां पर जुल्फिकार भी आता है और वो ये सब देखकर हैरान था। तब ये दोनों मिलकर रिहाना की लाश को महल के बीचों बीच जला देते हैं और झूमर पर टांग देते हैं। फिर मल्लिका जुल्फिकार को भगा देती है और जोर जोर से रोने लगती है। असल में इनका प्लान था कि ऐसा दिखाएंगे कि रिहाना आत्महत्या कर ली है। फिर जब सब लोग यहाँ पर आते हैं तो वो भी मान जाते हैं कि रिहाना ने सुसाइड कर लिया होगा। हालांकि इसके बावजूद मल्लिका को जेल हो जाती है, क्योंकि अंग्रेजों को लग रहा था कि मल्लिका ने ही रिहाना को मारा है, क्योंकि झूमर के नीचे ना तो कोई टेबल था और ना ही कोई कुर्सी, तो आखिर वो लटकी कैसे। पर इन सब के बावजूद जुल्फिकार अंग्रेजों को पैसे खिलाता है और उस केस की फाइल को लेकर मल्लिका को आजाद करा लेता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है तो पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था और आज रिहाना की मौत को 25 साल बीत गए थे। इसलिए ये सब ख्वाब महल में जाते हैं जहाँ रिहाना की मौत हुई थी और ये उसे श्रद्धांजलि देते हैं। पर हम देखते हैं कि मल्लिका रिहाना के लिए अभी भी ये कहती है कि तुम्हारी आत्मा को कभी भी चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि आज भी उसके मन में रिहाना के प्रति द्वेष था। तभी मल्लिका की छोटी बहन वहीदा कहती है कि मुझे यहाँ की चाबियां दे दो, मैं अब यही रहूंगी, क्योंकि पहले भी मल्लिका वाहिदा से वादा कर चुकी थी कि हम तुम्हें ख्वाबगाह देंगे। पर इस बार भी वो उसे मना कर देती है कि हवेली इस केस पर चल रही है और वो पूरा होते ही वो उसे वो दे देंगी। इसके बाद हम लज्जो को देखते हैं, जो अपनी बहन बीबो को बताती है कि वो जोरावर से कितना प्यार करती है और शादी के बाद भी वो कहाँ कहाँ जाएंगे। पर बिब्बो जानती थी कि जोरावर तो किसी और लड़की से प्यार करता है, और जब वो इस बारे में लज्जो से पूछती है तो लज्जो भड़क जाती है और जोरावर से सिर्फ मेरा है। जिसके बाद वो खूब शराब पीकर जोरावर से मिलने जाती है और वहीं पर गिर जाती है। इधर ताज इतर बताने वाले लोग के पास जाता है और आलम का रुमाल सूंघा कर पूछता है कि ये खुशबू वाला इत्र किसने लिया था। पर इत्र वाले को तो पता नहीं था कि तब वो रुमाल आलम की दोस्त साइमा देख लेती है और चुपचाप उस रुमाल को लेकर सीधा आलम को दे देती है, जिससे साइमा को पता चलता है कि आलम भी उसी आदमी से प्यार में पड़ चुकी है। इधर अब लज्जो आज फिर नशे में जोरावर से मिलने जाती है और यहाँ जोरावर उसे बता देता है कि वो किसी और लड़की से शादी करने वाला है। पर लज्जो तो यहाँ हंगामा करने लगती है, जिस पर जोरावर उसे कैफे से ही बाहर निकाल देता है और वो बेचारी लज्जो बस अपने प्यार के लिए तड़पती रह जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज मल्लिका आलम को बहुत अच्छे से तैयार करवाती है, क्योंकि उसकी जल्दी ही नत उतराई की समय होने वाली थी और ये सब उसी की तैयारियां चल रही थी। पर आलम को तो ये जरा भी अच्छा नहीं लगता था कि वही बिपो को ये भी पता चलता है कि जोरावर जल्द ही शादी करने वाला है और इसी शादी में लज्जो ही मुजरा करने जाएगी। तब बिबो उसे मना कर देती है कि लज्जो तुम मत जाओ, पर मल्लिका कहती है कि इसे जाने दो। अब इसके बाद जोरावर की शादी होती है और वहां लज्जो मुजरा दिखाने पहुंच जाती है। फिर जब मुजरा शुरू होता है तो लज्जो बात बात पर जोरावर से चिपक जा रही थी। इसलिए तंग आकर जोरावर उसे छांटा लगा देता है। तभी वहां मल्लिका पहुंच जाती है और वो कहती है कि जो भी लज्जो ने किया उसके लिए उसे वो कभी माफ कर दो, पर अब तो तुमने जो किया उसके लिए तुम लज्जो से माफी मांगो। इसे जोरावर गुस्से में मल्लिका को ही सुनाने लगता है कि तुम तवायफ को हमारे सामने औकात ही तुम्हारी क्या है। तब मल्लिका गुस्से में आके ये कहती है, यहाँ पर एक सच बताती है कि तुझे लगता है तुझमें नवाबी खून है, पर असल में तू तो मेरी औलाद है, जिसे तेरे पापा खुद छीन कर मुझसे ले गए थे।
ये सुनकर भरी महफिल में जोरावर शर्मसार हो जाता है, क्योंकि अब तक वो इस गलत फहमी में था कि वो नवाबी खून है। इसके बाद मल्लिका और लज्जो बग्गी से जा रहे होते हैं। लज्जो खूब शराब पीती है। तभी एकदम से लज्जो गिर जाती है और मल्लिका देखती है कि लज्जो अब इस दुनिया में नहीं रही। अब इसके बाद सब लोग लज्जो को अंतिम विदाई देते हैं और किसी के भी आंसू नहीं रुकते। सबका यही मानना था कि प्यार में तो ये होना ही था। अब इसके बाद यहाँ एंट्री होती है रिहाना की बेटी फरीदा की, जो पूरी अपनी माँ की तरह ही लग रही थी। और वो मल्लिका से कहती है कि मैं अपनी माँ का बदला लेने आई हूँ और जल्दी यहाँ से एक और जनाजा निकलेगा। जिसके बाद वो मल्लिका से अपनी माँ की अंगूठी छीन लेती है और यहाँ से जाने लगती है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में हम 25 साल पहले मल्लिका का और जुल्फिकार का को साथ में देखते हैं, जहाँ वाहिदा उनके पास आती है और कहती है कि रिहाना के नाम दो महल थे, एक शाही महल जिसमें आप रहती है और एक ख्वाब महल जो वीरान में पड़ा है, इसलिए आप उसे मेरे नाम कर दीजिए। अब मल्लिका भी कह देती है कि हाँ, हम उसे तुम्हें सौंप देंगे, पर वाहिदा का कहना था कि आप दस्तखत कर दीजिए ताकि ऑफिशियली वो मेरा हो जाए। इसी बात को लेकर यहाँ गर्मा गर्मी हो जाती है और जुल्फिकार को गुस्से में उसे पेन से वहीदा का चेहरे पर वार कर देता है और यही निशान आज तक वाहिदा छुपा कर रखती है, क्योंकि इससे उसकी सुंदरता कम हो गई थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां आज मल्लिका और वाहिदा ख्वाब महल के मामले के लिए कोर्ट जा रहे थे। असल में ख्वाब महल जिस नवाब का था, उसने खुश होकर उसे रिहाना को दे दिया था और अब उस नवाब की मौत के बाद उसके घर वाले ख्वाब महल को वापस मांग रहे थे, जो मल्लिका देना नहीं चाहती। इसलिए इनका केस कोर्ट में चल रहा था और मल्लिका ने वाहिदा से वादा भी किया था कि जैसे ही वो इस केस को जीतेंगे, ख्वाब महल उसी का होगा। अब कोर्ट में नवाब की फैमिली का वकील ख्वाब महल की मांग कर रहा था। तब मल्लिका उसका मुंह तोड़ जवाब देती है कि मेरे पास तो ख्वाब महल की चाबियां है, तुम्हारे पास उसके पेपर हो तो बताओ। उसी समय यहाँ पर मल्लिका नवाब के बेटे की भी बेइज्जती कर देती है, जिस पर वो उसका गिरबान तक पकड़ लेता है और कोर्ट में मल्लिका के जवाब के कारण ख्वाबगाह महल मल्लिका का हो जाता है। इसके बाद मल्लिका ख्वाबगाह की चाबी वाहिदा के हाथ में दे देती है, जिससे वाहिदा काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे तो बचपन से ही ख्वाबगाह चाहिए था। अब अगले दिन वो वहीदा मल्लिका पे पास आती है तो देखती है कि वहाँ तो उस नवाब की बीवी बैठी है और मल्लिका वाहिदा से ख्वाबगाह की चाबी लेकर उस नवाब की बीवी के हाथ में दे देती है। यानी यहाँ फिर से वाहिदा का मल्लिका ने पागल बनाया था। और अब वाहिदा गुस्सा होती है तो मल्लिका बताती है कि अगर फरीदा ने हम पर अपनी माँ के हिस्से का महल मांगने के लिए केस कर दिया तो हम हार जाएंगे और मुझे हारना मंजूर नहीं है, इसलिए ये महल जिसका है उसे लौटा दिया है। अब रात को वाहिदा आकर मिठाई बांटने लगती है कि ख्वाबगाह में नवाब की बीवी रहने आ गई है। असल में ख्वाबगाह मल्लिका के महल के सामने ही था, इसलिए जब ये लोग खिड़की से देखते हैं तो पता चलता है कि नवाब की बीवी से तो ये महल फरीदा ने ले लिया है। और जो देखकर मल्लिका के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फरीदा भी यहाँ पर कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी, वो यहाँ जरूर कुछ कांड करने आई है। अब अगले दिन फरीदा के पास उस्ताद जी आते हैं, जिन्हें पल पल की खबर रहती है। फिर इन दोनों के बीच खूब बातें होती है और उस्ताद जी फरीदा को मल्लिका की कमजोरी बताने लगते हैं कि उसकी बेटी आलम तो तवायफ बनना ही नहीं चाहती और सुना है किसी से मोहब्बत भी हो गई है। साथ ही वो कहता है कि एक अंग्रेज अधिकारी हाल ही में आया है, उससे बात करो, वो भी मल्लिका से बदला लेना चाहता है। इधर हम आलम को देखते हैं, जो आज बुक स्टोर पर ताज से मिलने आई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो तो यहीं पर काम करता है, पर स्टोर का मालिक बताता है कि वो कोई नौकर नहीं थे, बल्कि ताज एक नवाब है। तब आलम सोचती है कि अब उन्हें मिलना ही होगा, तो मिल ही जाएंगे। यहाँ ताज आज क्रांतिकारियों के ग्रुप से मिलता है, जहाँ हामिद नाम का आदमी भाषण दे रहा था और आगे क्या रणनीति अपनानी है वो बता रहा था। तब ताज उनके साथ ही मिल जाता है और इधर उस्ताद को हम देखते हैं, जो ख्वाबगाह में कुछ लड़कियों को लेकर आता है, जब यही तवायफ का काम करेंगी। फिर उस्ताद फरीदा को ताज की फोटो दिखाकर कहता है कि यही है जिससे आलम इश्क करती है और मल्लिका ने इसी को सिलेक्ट भी किया है।
इसकी नथ उतराई के लिए। पर वो लड़की ये बात नहीं जानती, अगर आप इसको अपना बना ले तो मल्लिका को तगड़ा झटका लगेगा। पर फरीदा कहती है कि नहीं, अब हम इन्हें मिलवा जाएंगे, इसके जिनके बीच कुछ इश्क होगा, और इश्क तो सब कुछ निकल जाता है। फिर उस्ताद बताता है कि बिब्बो जान के साहब वाली साहब है, जिन्हें वो बहुत चाहती है, उनका कुछ करना है क्या? तब फरीदा कहते हैं कि हाँ, हमारा शिकार वाली साहब होंगे। क्योंकि इसके बाद वो आलम बिब्बो के पास जाती है और वो उससे कहती है कि आपके साथ दावत पर हम भी चलेंगे। असल में वाली साहब ने बिब्बो के लिए दावत रखवाई थी, जहाँ बड़े बड़े नवाब आते थे, और आलम को लग रहा था कि शायद वो ताज भी आएगा, क्योंकि उसे ताज से मिलना था। इसके बाद हम रात वाली साहब की दावत देखते हैं, जहाँ वाली साहब बिब्बो को बहुत तारीफ करते हैं, और तभी वहाँ उनसे मिलने फरीदा आने वाली थी, और वो वाली साहब से फ्लर्ट करने लगती है, जिसे देख बिब्बो को अच्छा नहीं लगता, और वो समझ जाती है कि वाली साहब कोई मुझसे छीनने आई है, इसलिए वो उन्हें वहां से अपने साथ ले जाती है। इसके बाद फरीदा सीधा आलम से मिलने आती है और बातों ही बातों में ताज का जिक्र छेड़ देती है, और ये भी कहती है कि ताज से प्यार करती हो तो कल दरगाह पर तुम दुआ मांगने तुम्हारा वो आएगा। जिस पर आलम कुछ ज्यादा नहीं बोलती। फिर जब उसे ताज दिखता है तो वो उससे बात करने चली जाती है। अब ये दोनों यहाँ काफी सारी बातें करते हैं, अपने अपने पसंद की शेर और शायरी पढ़ते हैं, पर अभी भी इन्हें पता नहीं था कि कौन कहाँ रहता है। यहाँ तक कि इन्हें तो एक दूसरे के नाम भी नहीं पता होते। इसके बावजूद इन्हें प्यार हो जाता है। इसके बाद फरीदा ताज से मिलती है और उससे आलम की बातें करने लगती है। फिर वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारी मुलाकात आलम से करवा दूं, तो जिस पर ताज को विश्वास नहीं होता, लेकिन फरीदा कहती है कि तुम दोनों की मुलाकात कल दरगाह में होगी, जो हीरा मंडी में है। तब ताज कहता है कि उस तवायफ के इलाके में उस शरीफ लड़की का क्या काम? तो फरीदा उसे ये नहीं बताती कि आलम एक तवायफ की बेटी है, क्योंकि वो जानती थी कि इससे ताज शायद आलम से दूरी बना ले, और यह प्लान खराब हो सकता है। अब अगले दिन आलम ताज का दरगाह पर इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो फरीदा की बातों में आ गई थी। पर काफी समय बीत जाता है, ताज वहां नहीं आता, और ये सब ऊपर से फरीदा देख रही थी। उसी समय वहां ताज आ जाता है, पर उससे पहले आलम उठकर फरीदा से मिलने पहुंच जाती है। अब फरीदा उससे कहती है कि जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ, और देखो तुम्हारा ताज आ गया। अब आलम दूरबीन से ताज को देखकर उससे मिलने भागती है, पर तब तक तो ताज वहां से जा चुका था, और फरीदा उससे कहती है कि अब तुम उससे अगले हफ्ते ही मिल पाओगी। अब जैसा फरीदा ने कहा वैसा ही आलम के साथ हुआ था, इसलिए आलम को विश्वास हो जाता है कि फरीदा काफी कुछ जानती है। इसके बाद फरीदा सीधा उसी अधिकारी से मिलने जाती है जो मल्लिका का दुश्मन था, और वो अपनी माँ रिहाना के केस खुलवाने की बात करती है, पर वो अधिकारी तो मना कर देता है कि ये केस बहुत पुराना है, इसलिए हमारे पास उसकी ना तो कोई फाइल है और ना ही कोई गवाह। जिस पर फरीदा अधिकारी को अपनी बातों में फंसाकर कहती है कि उसका इंतजाम मैं करूंगी, आप बस इस केस को खोलिए। इसके बाद हम ये बात जैसे जुल्फिकार को पता चलती है कि फरीदा अपनी माँ का केस दोबारा ओपन करवा रही है, तो वो सीधा मल्लिका के पास पहुंचकर उसे धमकाने लगता है कि वो केस की फाइल मैंने तुम्हें दी थी इसी समय वो कहाँ है। वो क्योंकि अगर वो किसी के हाथ लग गई तो ये मामला बिगड़ सकता है, और उसमें सब कुछ लिखा था। तब मल्लिका उसी पल से वो फाइल ढूंढने में लग जाती है, पर उसे वो फाइल कहीं भी नहीं मिलती। फिर वो वहीदा को बुलाकर फाइल के बारे में पूछती है, क्योंकि 25 साल पहले उसने वाहिदा को ही वो फाइल संभालने को दी थी। जिस पर वाहिदा बताती है कि वो फाइल तो उसने उसी समय जला दी थी, जिसे सुनकर मल्लिका की जान में जान आती है। इधर हम फरीदा को देखते हैं, जो मल्लिका को एक और झटका देने की फिराक में थी, इसलिए वो अपनी नथ उतराई की रस्म करवाना चाहती है। तब ये बात जैसे ही मल्लिका को पता चलती है, वो हीरा मंडी की तवायफ को मीटिंग बुला लेती है, क्योंकि ये रूल था कि नथ उतराई कुंवारी लड़कियों की होती है, और सबका यही कहना था कि फरीदा तो कई सारे आदमियों के साथ सो चुकी है, और उसे तो मल्लिका ने 9 साल की उम्र में ही बेच दिया था, तो वो कुंवारी कहाँ रही। इस पर फरीदा भड़क जाती है और कहती है कि अगर यही रूल है तो आज से ये रूल बदल जाएगा, और मैं अपनी नथ उतराई जरूर करवाऊंगी, और वो इसकी अनाउंसमेंट भी करवा देती है।
तब मल्लिका भी फरीदा को हराने के लिए अपनी चाल चलती है और वो बिब्बो जान का आखिरी मुजरा रखती है। यानी आज के बाद बिब्बो जान कहीं कभी मुजरा नहीं करेगी और ना ही कभी कोठे पर बैठेगी। और उसकी अनाउंसमेंट मल्लिका करवा देती है, जिससे बिब्बो खुश नहीं थी। अब असल में मल्लिका ने ये चाल इसलिए चली क्योंकि हीरा मंडी के जब भी किसी की नत उतराई होती है तो सारे नवाब उसे देखने जाते हैं, और अगर किसी तवायफ का आखिरी मुजरा हो तो उसके सामने ना तो कोई रस्म काम आती है और सब कुछ फीका पड़ जाता है, क्योंकि सारे नवाब तो तवायफ का आखिरी मुजना देखने आते हैं। इसी कारण सब नत उतराई की रस्म में फरीदा के यहाँ कोई भी नहीं आता और सारे नवाब बिप्पो जान का आखिरी मुजरा देखने पहुंच जाते हैं। अब फरीदा ये सब सोचकर काफी गुस्से में थी, तभी वहां मल्लिका आती है और उसकी बेइज्जती करके चली जाती है, जिस पर फरीदा का कहना था कि ये चाल भले ही तुम जीती हो, पर आगे की तैयारी कर लेना क्योंकि मैं बहुत भयंकर चाल चलूंगी। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम फरीदा को देखते हैं। इसकी नत उतराई में कोई नहीं आया था, इसलिए वो उदास थी। तभी यहाँ पे वालिद साहब आते हैं और बताते हैं कि हमने कल रात बिब्बो जान को आखिरी सलाम दे दिया है और अब से हम तुम्हारे पास ही आया करेंगे, जिससे फरीदा खुश हो जाती है। और ये सब खिड़की से बिब्बो जान देख रही थी क्योंकि वो भी वालिद साहब को चाहती थी। इसके बाद अब मल्लिका अपने कमरे में थी, तब वहाँ साइमा गाना गुनगुनाते हुए आती है, जो सुनकर पहले तो मल्लिका को लगता है कि आलम की आवाज है, पर साइमा को देखकर उसका मुंह उतर जाता है क्योंकि वो आलम से अच्छा गा रही थी। मल्लिका साइमा की झूठी तारीफ करती है, पर अगले ही पल साइमा की माँ उसे आकर बताती है कि तुझे मल्लिका ने 10,000 रुपए में बेच दिया है, क्योंकि अगर तू यहाँ रहेगी तो उसकी बेटी का मुजरा फीका पड़ जाएगा, इसलिए मल्लिका तुझे कभी यहाँ रुकने नहीं देगी। तब ये सब सुन के साइमा सीधा इकबाल के पास जाती है, जिससे वो प्यार करती थी, और वो उसे सब बताकर कह देती है कि यहाँ से भाग चलते हैं। पर इकबाल तो मल्लिका का वफादार था, इसलिए वो कहता है कि नहीं, मैं तेरे लिए 10,000 रुपए लेकर आऊंगा, जिसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। तब अगले ही दिन ये बात साइमा मल्लिका को बताती है कि मैं इकबाल से प्यार करती हूँ और वो आपके पास पैसे लौटा देगा, जिस पर मल्लिका आराम से मान जाती है और कहती है कि ठीक है, उसे कह देना हमें 10,000 रुपए दे दे और तुम्हें ले जाए। अब दोस्तों 10,000 रुपए उस समय बहुत बड़ी कीमत थी और साइमा सोचने लगती है कि वो इतनी जल्दी इतना पैसा कहाँ से लेके आएगा। फिर हम इकबाल को देखते हैं जो जुआ खेलकर पैसे कमा रहा था और वो 15 दिन का समय तुरंत पूरा करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन 15 दिन में वो सिर्फ 2200 रुपए ही जोड़ पाता है। इस पर साइमा की माँ को थोड़ा सा तकलीफ देते हुए मल्लिका मान तो जाती है। फिर हम वहीदा की बेटी को देखते हैं जो वहीदा के सांप के साथ इश्क लड़ा रही थी, और ये जब वहीदा देख लेती है तो वो तमाशा खड़ा कर देती है। अब वहाँ मल्लिका आ जाती है तो उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसका मानना था कि महल में किसी तरह से पैसा आना चाहिए, फिर चाहे वो वहीदा से के जरिए आए या फिर उसके बेटी के जरिए। और वो वहीदा की बेटी को वहीदा का सांप दे देती है, जिसे वो देखकर वहीदा का दिल टूट जाता है। और हम ताज को देखते हैं जो अब पूरी तरीके से क्रांतिकारी बन चुका था, पर हमीद का कहना था कि ऐसे अमीर लोग क्रांतिकारी कहाँ बनते हैं। तब ताज कहता है कि आप जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। इससे हमीद उसे कुछ पोस्टर देता है कि जाओ इसे बांटो। अब ताज वो पोस्टर लेकर शहर में बांटने लगता है। तभी उसकी मुलाकात आलम से होती है, जहाँ वो दोनों मिलकर काफी खुश होते हैं और फिर दोनों ही वो पोस्टर साथ में मिलकर बांटने लगते हैं। इसके बाद आलम सीधा फरीदा के पास आती है और कि आज हम फिर से ताज से मिले, और उसे लग रहा था कि फरीदा उसे आगे क्या होगा वो भी बताएगी। फिर फरीदा उसे आइडिया देती है कि अब समय आ गया है अपने दिल की बात ताज को बताने का, इसलिए वो उसे खत लिखने को कहती है कि हमें, और ये खत लिख के हमें दे देना, हम उस तक पहुंचा देंगे। फिर जब आलम फरीदा के यहाँ से आ रही थी तब उसे बिब्बो जान देख लेती है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती। इधर हम वाली साहब को देखते हैं जो फरीदा और आलम की बात सुनकर समझ गए थे कि फरीदा आलम का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए वो फरीदा को कहते हैं कि चाहे कुछ भी कहो, मल्लिका को हराने के लिए तुम आलम का इस्तेमाल करना, वरना अच्छा नहीं होगा। इस साइड अब बीबो आलम से कहती है कि फरीदा के पास मत जाया करो, वो हमारी दुश्मन है। जिस पर आलम बताती है कि वो ताज नाम के लड़के से प्यार करती है और फरीदा अनुज तक हमारे पैगाम पहुंचाएगी। जिस पर बीबो वो खत ले लेती है और कहती है कि इसे हम पहुंचा देंगे, क्योंकि वो ताज को जानती थी
इसके बाद बिब्बो जान ये खत सीधा बुक स्टोर में लाकर दे देती है और इसी बीच उसे लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अब इस खत में आलम ने अपने दिल की बात लिखी थी, जिसे पढ़कर ताज खुश हो जाता है। इधर अब फरीदा उस ऑफिसर को घर बुलाती है और कहती है कि हमारे पास मल्लिका के खिलाफ गवाह है और वो गवाह होती है वाहिदा। पर उसे देखते वो ऑफिसर वहां से चला जाता है क्योंकि वाहिदा कुछ भी नहीं बोल रही थी और ऑफिसर को लगता है कि रिहाना केस चाह कर भी कंटिन्यू नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ ताज अपने पिता के साथ उनके बिजनेस में हाथ नहीं बटा रख रहा था और उसके पिता को लगता है कि वो अंग्रेजों के खिलाफ है। पर तभी ताज की फाइल से सारे पेज गिर जाते हैं और उसे देखकर पिता समझ जाते हैं कि उनका बेटा तो क्रांतिकारी बन चुका है। इधर फरीदा ने वहीदा से पूछती है कि उस ऑफिसर कार्ट राइड के सामने तुम क्यों नहीं कुछ कहा। तो वहीदा कह देती है कि कोई भी काम में मुफ्त में नहीं होता है, इसलिए मुझे ख्वाबगाह चाहिए। इधर अब हामिद एक प्लान बनाता है कि आज रात अंग्रेजी ऑफिसर अपनी सालगिरह मनाने वाला है, तो यह प्लान ये था कि बिब्बो बड़े ऑफिसर डरसन के करीब आएगी ताकि इन्हें डिपार्टमेंट की खबर मिल सके। इसके बाद हम रात को हैंडरसन की पार्टी देखते हैं, जहां होटल के दूसरी तरफ ताज ने क्रांतिकारियों को बुलाया हुआ था। तब ताज के पापा उसे समझाने लगते हैं कि ये हमारा होटल है, इसे बर्बाद मत करो, पर ताज सिर्फ आज़ादी चाहता था। अब यहाँ एंडरसन जब वॉशरूम में होता है तो वहाँ बिब्बो चली आती है और वो आते ही उसे अपनी बातों में फंसाकर उसके करीब भी आ जाती है। इधर हम इकबाल को देखते हैं जो आज भी पैसों के लिए जुआ खेल रहा था। तभी पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है और उसे पकड़वाने के लिए मल्लिका का ही हाथ था। तब इकबाल साइमा के पास जीते हुए पैसे दे देता है और कहता है कि मैं और पैसे ले आऊंगा, पर साइमा के सामने पुलिस वाले इकबाल को अपने साथ ले जाते हैं और ये सब ऊपर से आलम भी देख रही थी। अब आलम सीधा मल्लिका के पास हो जाती है और कहती है कि साइमा इकबाल से प्यार करती है, इसलिए उसे मत बेचो। पर इस पर मल्लिका कहती है कि ठीक है, पर ये बात मनवाने के लिए तुम्हें अपनी नौत उतराई का रस्म करवानी पड़ेगी। तो अब साइमा के लिए आलम हाँ कर देती है और ये सब बाहर से खड़ी साइमा सुन रही थी। अब इधर इकबाल जेल में अंग्रेज बहुत टॉर्चर करते हैं और कार्टराइट इकबाल से कहता है कि तुम मल्लिका के खिलाफ गवाही दे दो कि मल्लिका अंग्रेजों से गद्दारी कर रही है। साथ ही इकबाल को वो बहुत भड़काता है, पर इकबाल मल्लिका के खिलाफ जाने से मना कर देता है क्योंकि वो उसका वफादार था। यह आलम ने तो नथ उतराई की रस्म के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुकी थी और ये देखकर बिब्बो जान की होश उड़ जाते हैं कि आलम इतनी आसानी से कैसे मान गई। तब बिब्बो जान बताती है कि ताज ने तुम्हारे लिए एक खत भेजा है जिसमें वो आज रात तो उन्हीं से मिलने के लिए बुला रहा है। इस पर आलम कहती है कि हाँ, उससे वो आखिरी बार मिलने जरूर जाएगी। फिर जब आलम ताज से मिलने पहुंचती है तो हम ताज को देखते हैं जो क्रांतिकारियों के साथ लगा हुआ था, इसलिए वो आलम से मिलने नहीं आ पाता और आलम वहां एक खत रखकर वहीं से चली जाती है। फिर वहां से जाने के बाद आलम अब अपनी नत उतराई की तैयारियों में लग जाती है। इसके बाद साइमा फैसला करती है कि आलम ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए वो भी कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे आलम भी उसे याद रखे। इधर अब फरीदा एक खत लिखती है और सीधा आलम तक पहुंचा देती है कि ये ताज ने भेजा है, जिससे कि फरीदा मल्लिका को एक नया झटका देने की तैयारी में थी। अब आलम को वो खत मिलता है और फरीदा की दासी कह देती है कि आप यहाँ से निकल चलिए, बाकी सब फरीदा आपको समझा देगी। तभी वहां साइमा भी आ जाती है और वो भी यह सब कहते हुए देख लेती है और फिर कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब जैसे ही बिब्बो जान आलम के पास आती है तो देखती है कि आलम तो यहाँ से भाग चुकी है और अब आलम सीधा एक बग्गी में फरीदा से मिलती है और फरीदा उसे यहाँ से भागने के लिए हौसला देने लगती है। साथ ही वो आलम को एक पल के लिए सोचने तक का मौका नहीं देती कि वो सही कर रही है या गलत। और फरीदा का कहना था कि प्यार में तो सब कुछ जायज है, गलत हो या सही। इधर बिब्बो जान अब मल्लिका के पास आती है और बताती है कि आलम भाग चुकी है, जिसके बाद महफिल की सारी लाइटें बुझा जाती है और मल्लिका की नाक से खून बह रहा था। वही हम फरीदा को देखते हैं जो आलम को भगाकर काफी खुश थी। और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। सो दोस्तों, जल्द ही आपको हीरा मंडी के बाकी सारे एपिसोड्स मिलने वाले हैं एक वीडियो में। सो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में हम आलम को देखते हैं जो अपनी नत उतराई की रस्म से
परदीन के कहने पर भाग चुकी थी और वो भागकर सीधा ताज के पास आती है। ताज अब आलम को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और तुरंत उससे मिलने आता है। अब जैसे आलम उससे खत के बारे में बात करती है तो वो हैरान था क्योंकि उसने तो ऐसा कोई खत लिखा ही नहीं था। तभी बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि आलम तो हीरा मंडी की रहने वाली है और ये जानकर उसका दिल टूट जाता है क्योंकि जिस जगह से वो नफरत करता था और उसी जगह की लड़की से वो आज इश्क कर बैठा है। अब ये सब जानकर ताज आलम को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और उसे यहाँ से जाने के लिए भी कह देता है। इधर फरीदा ने जश्न मनाने का ऐलान कर देती है क्योंकि उसने मल्लिका का घमंड चूर करने के लिए उसकी बेटी आलम को भी भगा दिया था। यहाँ हम मल्लिका को देखते हैं जो आलम के जाने के कारण ऊटपटांग हरकतें कर रही थी और उसे बिब्बो जान ने संभाला हुआ था। इसके बाद इधर ताज आलम के पास आता है और कहता है कि चलो हम तुम्हें छोड़ आते। पर आलम कहती है कि नहीं, मैं वहां तवायफ बनने नहीं जाऊंगी। तब ताज उसे हीरा मंडी ना ले जाकर अपने घर ले जाता है और कहता है कि तुम एक दो दिन यहाँ पर रुक सकती हो। तुम डिसाइड कर लेना कि तुम्हें जाना कहाँ है। अगर कोई तुमसे पूछे तो बता देना कि तुम मेरे दोस्त सरफराज की बहन हो। अब आलम ये बात सुनकर खुश थी कि अब मैं हीरा मंडी वापस नहीं जाऊंगी। यहाँ मल्लिका की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि वो तो आलम को हीरा मंडी की मालकिन बनाना चाहती थी, पर उसने भागकर मल्लिका के सपने को चूर-चूर कर दिया। फिर हम आलम को देखते हैं जो सुबह-सुबह ताज की दादी से मिलती है और उन्हें पसंद भी आ जाती है। पर ताज की बातों से ताज के पिता को डाउट हो रहा था कि आलम सरफराज की बहन नहीं है क्योंकि वो आज तक किसी सरफराज से नहीं मिले थे। हालांकि वो उसे कुछ कहते नहीं और सब हंसी-खुशी चल रहा था। इधर बिब्बो अब क्रांतिकारियों से जाकर मिलती है और उसमें से एक ताज का दोस्त था जिसे पूछने पर पता चलता है कि आलम तो ताज के घर पर एकदम सेफ है और उसके घर वालों को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जानकर बिब्बो जान की जान में जान आती है। अब यहाँ ताज आलम से कहता है कि तुम मेरी दादी से इतना ज्यादा घुलो मिलो मत क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम चली जाओगी और उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। पर आलम कह देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और मैं हीरा मंडी वापस नहीं जाऊंगी। इधर हम वहीदा और बिब्बो को देखते हैं जो वाहिदा आज अंग्रेजी अधिकारी एंडरसन को अपना मुजरा दिखाने वाली थी। अब जब वो अपना मुजरा दिखाना शुरू करती है तो एंडरसन तो बस बिब्बो को ही देखे जा रहा था और वो उसे अपने साथ एक कमरे में लेकर जाता है। और इस बार भी वहीदा पागल बन जाती है क्योंकि उसका प्लान था वो एंडरसन को अपना साहिब बना लेगी और उस पर पैसों की बारिश होगी। पर अब बिब्बो को एंडरसन के साथ देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो पूरे होटल में तमाशा शुरू कर देती है। और उसी होटल में ताज अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था तो उसका दोस्त कहता है कि देखो एक तवायफ की क्या हालत होती है। ये सुनते ही वो सोचने लगता है कि फिर तो आलम को भी यही हालत होगी। इसलिए वो तुरंत घर जाता है और आलम से कहता है कि तुम्हारे भाई सरफराज का खत आया है और वो चाहते हैं कि अब तुम एक महीना यहीं पर रुको। जो सुनकर आलम कहती है कि आप उनसे पूछना कि क्या हम 2 महीने तक रुक सकते हैं। और आलम मुस्कुराने लगती है, यानी वो भी चाहता था कि आलम अब यही रहे। अब इधर वहीदा बिब्बो के इतना सब कुछ करने के बाद गुस्से में सीधा फरीदा के पास पहुंचती है क्योंकि बिब्बो ने उसका होने वाला साहिब छीन लिया था। इसलिए अब वो मल्लिका और उसके बेटी से बदला लेने के लिए फरीदा से मिल जाती है और बताती है कि वो रहीदा के केस के फाइल में हमारे पास है। जिस पर फरीदा उसे कहती है कि आप जल्दी से वो फाइल लेकर आइए। इधर अब उस्ताद जब कहीं जा रहा था तब वो ताज को दादी के साथ देख लेता है और उस्ताद से ये बात पचती नहीं, इसलिए वो तुरंत ये खबर लेकर मल्लिका के पास पहुंचता है और वहां कहता है कि कल ईद है इसलिए आप ताज बलोच के महल में जरूर जाइएगा, आपको वहां खुशखबरी मिलेगी। और बिब्बो जान समझ जाती है कि उस्ताद ने आलम का ही पता बताया है। अब अगले दिन ईद का जश्न मनाया जा रहा था तभी वहां पर मल्लिका आती है और उसे देखकर आलम डर जाती है। मल्लिका जैसे ही सच बताने वाली थी तो ताज पहले ही बोल पड़ता है और पूरा सच अपनी फैमिली को बता देता है कि तालम कहाँ से आई है और वो कौन है। साथ ही वो कहता है कि मैं आलम से इश्क करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। ये सुनकर उसका दादी का तो दिल टूट जाता है क्योंकि अब तक ताज ने उनसे भी झूठ बोल रखा था। तब मल्लिका कहती है कि एक तवायफ ने नवाब की शादी होना इम्पॉसिबल है, पर ताज ने तो ठान लिया था कि वो आलम से ही शादी कर के रहेगा। इसलिए मल्लिका भी उसे चैलेंज कर देती है कि हम भी देखते हैं
कि ये शादी तुम कैसे करते हो। और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में वहीदा मल्लिका को भड़का रही थी कि आपसे अपनी बेटी तो संभाली नहीं जा रही, आप ये शाही महल कैसे संभाल पाओगी। फिर इधर हम ताज को देखते हैं जिसे उसके पिता ने घर से निकाल दिया था, इसलिए ताज अपनी दूसरी कोठरी पर आता है जो उसके मामा संभालते थे। अब ताज के साथ आलम को देखकर वहाँ उसके मामा कहते हैं कि तुम्हारी शादी तो नहीं हुई तो ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि शादी से पहले तो सिर्फ तवायफ ही ऐसे आती है और अगर ये यहाँ रहेगी तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। जिस पर ताज कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये यहीं पर रहेगी। फिर हम वहीदा को देखते हैं जो आज 25 साल पुरानी फाइल जमीन से निकाल रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये फाइल कभी ना कभी काम आएगी, इसलिए उसने उस फाइल को वहीं पर गाड़ दिया था। अब सुबह होते ही वहीदा तुरंत फरीदान के पास जाकर उसे ये फाइल दे देती है और फिर दोनों ये फाइल लेकर ऑफिसर कार्टराइट को देने चल देते हैं। पर उस्ताद आकर बताता है कि वो तो लाहौर में है ही नहीं, वो 15 दिनों के लिए बाहर गए हैं। ये सुनकर वहीदा को तो बहुत गुस्सा आता है, पर फरीदा कहती है कि 15 साल तक मैंने इंतजार किया है, आप 15 दिन का इंतजार और कर लीजिए। इधर हम ताज और आलम को साथ में देखते हैं जो आज इंटीमेट भी हो जाते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है जुल्फिकार और मल्लिका की तरफ, जो मल्लिका को बता देता है कि ये फरीदा बहुत पहुंची हुई चीज, उसके हर शहर में केस चल रहे हैं और वो कई नवाबों के साथ फ्रॉड कर चुकी है, जिसकी फोटोज मल्लिका के हाथ लग जाती है। असल में फरीदा ने कई नवाबों को मारा था तो कईयों के महल छीन लिए थे। अब अगर ये फोटो पुलिस को दे दी जाए तो उसे जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा, और ये जानकर मल्लिका बहुत खुश हो जाती है। और इसके बाद हम फरीदा को देखते हैं जो अपनी फोटोज खिंचा रही थी। तभी वहां पर मल्लिका आती है जो पहले तो अपनी 25 साल पुरानी फाइल देखकर चौंक जाती है और वो समझ जाती है कि ये जरूर वहीदा ने दी होगी। हालांकि वो घबराती नहीं बल्कि फरीदा को उसकी फोटोज दिखाती है और बताती है कि ऐसी और भी फोटोज पड़ी है, अगर तुम्हारा सच पुलिस को बता दिया जाए तो आज ही तुम अरेस्ट कर लेंगे। इसलिए मल्लिका कहती है कि तुम मेरी ये फाइल छुपा दो और मैं तुम्हारी ये राज छुपा दूंगी। ये देखकर फरीदा को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो कुछ कर नहीं पाती। फिर रात को फरीदा वहीदा को अपने पास बुलाकर कहती है कि इस फाइल में तो कोई भी सबूत नहीं है, जो देखकर वहीदा के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाती है कि ये सबूत फरीदा ने ही गायब किए होंगे। और फिर एक बार वहीदा का दिल टूट जाता है कि उसे होके मिलने बंद हो ही नहीं रहे और वो बची कुची फाइल भी जला देती है। फिर वहीदा सीधा मल्लिका के पास जाती है और उनसे अपने किए की माफी मांगती है। तब मल्लिका भी उसे बिना कुछ कहे माफ कर देती है। फिर मल्लिका कहती है कि अब से तुम्हारी बेटी शमा यहाँ की हुजूर बनेंगी, जिसकी पूरा महल पर राज होगा और वो सारे मुजरे को संभालेगी। इधर हम देखते हैं कि अब जेल से इकबाल छूट गया है और वो साइमा के बारे में ही पूछ रहा है, पर उसे कोई कुछ नहीं बताता। फिर इकबाल मल्लिका के पास जाता है और मल्लिका इकबाल से माफी मांगती है कि अंग्रेजों ने तुम पर कई सारे चार्जेस लगाए हुए थे, इसलिए तुम्हें रिहा करवाने में इतनी देर हो गई। साथ ही वो इकबाल से बताती है कि तुम्हारी जेल जाते ही समय साइमा किसी और के साथ भाग गई और उसने बस यह कड़ा छोड़ा है तुम्हारे लिए, जो सुनकर इकबाल को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद अगले दिन भी वो एंडरसन के पास जाती है और उसके पास उसे एक नक्शा रखा हुआ दिखता है जिसमें हथियारों की पूरी डिटेल्स थी। इधर हम ताज को आलम के साथ देखते हैं जो उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और आलम इसके लिए मान जाती है। फिर इधर बिब्बो ये सारी जानकारी क्रांतिकारी भाइयों को जाकर देती है ताकि ये लोग वहां से हथियार चुरा सके जो क्रांति लाने में काम आ सकते हैं। और जब वो ताज से आलम के बारे में पूछती है तो ताज कहता है कि हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं, जो सुनकर बिब्बो बहुत खुश हो जाती है। अब शादी होने से एक दिन पहले ताज अपने यहाँ पर एक बड़ी दावत रखता है जहाँ पर बड़े बड़े नवाब और अंग्रेज आए हुए थे। असल में ये सब इसलिए किया गया था ताकि ये पीछे से सारे हथियार चुरा सके और इससे किसी को उन पर शक भी ना हो। तभी वहां पर फरीदा और कार्ट राइडर आते हैं और फरीदा आलम से मिलने उसके कमरे में जाती है। अब वहाँ आलम तो नहीं थी, पर फरीदा कुछ ऐसे सबूत उसको मिल जाते हैं जो कि अंग्रेजों के खिलाफ काम की चीज है। इधर हम क्रांतिकारियों को देखते हैं जो पुलिस के भेष में हथियार चुराने आए हुए थे। अब वो हथियार चुराने के बाद जैसे ही निकलने वाले थे तो किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था
और ये समझ जाते हैं कि ये उन्हें फंसाने के लिए प्लान किया गया था और दरवाजे के बाहर अंग्रेजी अफसर खड़े थे ताकि इन लोगों के बाहर निकलते ही इन्हें जान से मार दे। पर ये क्रांतिकारी दूसरे दरवाजे से यहाँ से भाग निकलते हैं। हालांकि उस समय अंग्रेज उन पर फायरिंग भी करते हैं और एक दो गोली क्रांतिकारियों में से एक को लग जाती है। इधर आलम जब फरीदा से मिलती है तो वो उसे काफी गुस्सा थी क्योंकि फरीदा ने झूठा खत देकर उसे महल से भगाया था। पर फरीदा कहती है कि ये सब तो मैंने तुम्हारे प्यार के लिए किया था। पर आलम उसकी बात नहीं मानती। इसके बाद कार्ड राइडर जब फरीदा के साथ होता है तब उसे पता चलता है कि उनके यहाँ से हथियार चोरी हो चुके हैं, इसलिए वो जल्दी से जाने लगता है। तब फरीदा कहती है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि ये चोरी किसने की है और मेरे पास सबूत भी है, पर उसके लिए तुम्हें मेरा भी एक काम करना पड़ेगा। तब कार्ड राइडर इसके लिए मान जाता है। तो फरीदा उससे कहती है कि रिहाना वाला केस तो मैंने वापस ले लिया है, पर तुम उसकी चुपचाप तहकीकात करते रहो क्योंकि मुझे किसी भी हाल में मल्लिका से बदला लेना है। ये सुनकर कार्टराइडर भी हाँ कर देता है और कहता है कि केस तो मैं अपनी जिम्मेदारी पर ओपन कर लूंगा। और फिर फरीदा उसे चोरी के सबूत दे देती है जो उसे आलम और ताज के कमरे से मिले थे। इधर हम देखते हैं कि आज आलम अपनी शादी के लिए काफी खुश थी। तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और ये देखकर आलम सारे सबूत छुपाने लगती है जो कि क्रांतिकारियों के प्लान की डिटेल्स थी। अब ताज भी यहाँ नहीं था और आलम को पुलिस सबूत के साथ पकड़ लेती है, जिसके बाद आलम को पीट कर यहाँ से ले जाया जाता है। इधर हम देखते हैं कि वो गोलियां जिसके लगी थी वो हामिद ही था और ये सोचने लगते हैं कि हम में से कोई गद्दार है, वरना हमारा प्लान अंग्रेजों तक कैसे पहुंचता। तभी वहां पर एक आदमी आकर बताता है कि ताज की कोठी पर पुलिस ने रेड मार दी है और आलम को उठा ले गए हैं। अब सबूत भी उन्हीं के पास है। तब आलम को बचाने जाने लगता है, पर ये लोग उसे जाने नहीं देते। हामिद कहता है कि तुम डिसाइड कर लो, या तो महबूबा या फिर देश। और ये सुनकर ताज शांत हो जाता है। हालांकि अगले दिन ताज अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ कार्ट राइडर को ताज पर पूरा शक था कि वो भी क्रांतिकारियों से मिला हुआ है, क्योंकि कोठी से जो सबूत मिले थे वो उसी के लग रहे थे। पर आलम को बुलाया जाता है तो वो कहती है कि ये सारी प्लानिंग तो मैंने की थी और ताज का इसमें कोई हाथ नहीं है। तब अंग्रेज कहता है कि ताज तो तुमसे शादी भी करने वाला था, तो उसे तुम्हारे बारे में कैसे पता नहीं होगा। तब ताज बोलता है कि इन तवायफों से कौन शादी करता है, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला था। असल में अब ताज देश के लिए मोहब्बत को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो था। इसी के बाद आलम को जेल जाती है और यही एपिसोड 6 खत्म होता है। और एपिसोड 7 की शुरुआत में हम मल्लिका और बिपो जान को देखते हैं, जहां बिपो बताती है कि आलम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, इसलिए वो मल्लिका से आलम को छुड़ाने के लिए कहती है। पर मल्लिका कहती है कि आलम का ताज कहाँ गया, वो तो उससे शादी करने वाला था। तब भी वो कहती है कि ताज का तो पता नहीं, पर आप आलम को बचा लीजिए। जिसके बाद अपनी बेटी के लिए मल्लिका पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। आलम को बचाने पर यहाँ कार राइड नहीं होता तो वो वहीं पर बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। फिर हम कार राइड को देखते हैं जो फरीदा के साथ था। अब यहाँ मल्लिका को कार राइड का इंतजार करते करते रात हो जाती है और थोड़ी देर बाद कार राइड आता है तो मल्लिका उससे आलम को छोड़ने की बात करती है। पर यहाँ कार्टराइट बताता है कि आलम तो क्रांतिकारियों के साथ मिली हुई है, उसे हम नहीं छोड़ सकते। जिस पर मल्लिका कहती है कि मैं अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर कार्टराइट अलग ही मूड में आ जाता है और वह मल्लिका से गाना गाने के लिए कहता है। तो मल्लिका गाना गाने लगती है। फिर वो उसे डांस करने को भी कहता है तो मल्लिका वो भी कर लेती है। फिर कार्टराइट मल्लिका से अपने कपड़े उतार कर डांस करने के लिए कहता है, जिस पर मल्लिका को गुस्सा आ जाता है। पर यहाँ आलम का सवाल था और मल्लिका जानती थी कि इसके बाद ये लोग क्या करना चाहेंगे, इसलिए वो अपना शरीर ही उन्हें सौंप देती है और ये सारे अंग्रेज मल्लिका के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हम काज वाइट को फरीदा के पास देखते हैं, जो उसे बताता है कि हमने तुम्हारे कहने पर मल्लिका को सबक सिखा दिया और मेरा बदला भी पूरा हो गया। तब ये सुनते ही फरीदा दुखी हो जाती है क्योंकि वो चाहती तो थी कि मल्लिका को बर्बाद कर दे, पर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि अंग्रेज उसकी तो इज्जत ही सरेआम लूट लेंगे। और ये सोचकर फरीदा रोने लगती है। इधर हम मल्लिका को देखते हैं जो आलम को तो छुड़ा लाई थी, पर उसके साथ जो भी अंग्रेजों ने किया था वो ये सब भूल नहीं पा रही थी और उसकी हालत काफी नाजुक भी हो रही थी। अब अगले दिन आलम बिप्पू जान को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में ताज का बच्चा है।
ये सुनकर बिब्बो खुश हो जाती है। तब आलम कहती है कि मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में ज़रूर लाऊंगी और उसे बताऊंगी कि तुम्हारा पिता ताजदार है। इधर अब ताज बिब्बो से मिलता है और आलम का हालचाल पूछता है, पर भी वो तो पहले उसे काफ़ी सुनाती है कि तुम उसे जेल में ऐसे क्यों छोड़ के आए। फिर वो उसे बताता है कि आलम प्रेग्नेंट है और तुम बाप बनने वाले हो। ये सब सुनकर ताज सीधा अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि मैं आलम से शादी करना चाहता हूँ। पर ताज के पिता इसके लिए मना कर देते हैं, लेकिन ताज की दादी उसकी बात मान जाती है और अगले ही पल ताज और उसकी दादी रिश्ता लेकर मल्लिका के पास आती है। तब यहाँ मल्लिका बात बात पर उनकी बेइज्जती कर रही थी, जिस पर आलम की दादी ये बात संभालती है और मल्लिका इस शादी के लिए भी मान जाती। फिर वो कहती है कि रात के 10 बजे से पहले बारात लेकर आ जाना, वरना 10 बजे के बाद हम आलम को मुजरे पर बिठा देंगे और फिर कुछ भी सही नहीं हो पाएगा। ताज भी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद हम इकबाल को देखते हैं, जिसके पास उस्ताद आता है और वो उसे बता देता है कि उसकी साइमा किसी के साथ भागी नहीं, बल्कि मल्लिका ने उसे 2-2 आदमियों के हाथों बेच दिया था। जो सुनकर इकबाल टूट जाता है और वहां से चला जाता है। फिर यहाँ बिब्बो शादी का पहला कार्ड लेकर सीधा जाकर फरीदा को देती है कि आपके कारण ही ताज और आलम इतना आगे बढ़ पाए, जिस पर फरीदा पहली बार आज इतना खुश होती है। इधर हम ताज के पिता को देखते हैं, जो कि ताज की शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे। पर ताज की दादी कहती है कि शादी तो होकर रहेगी, फिर तुम चाहो मानो या ना मानो। और इस पर ताज के पिता गुस्से में चढ़े जाते हैं, जिसके बाद वो शादी तुड़वाने के लिए सीधा कार्टराइट को कॉल लगा देते हैं और उन्होंने कार्टराइट को कुछ ऐसा बता दिया था जिससे शादी टूट जाएगी। अब इधर आज आलम की शादी की तैयारियों में सब एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि आज पहली बार हीरा मंडी में बारात आने वाली थी और इससे आलम भी खुश थी। वहीं दूसरी तरफ ताज और उसकी दादी भी शादी को लेकर काफी ज्यादा खुश थे और थोड़ी देर में वहां से बारात निकलने वाली थी। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और कार्टराइट ताज को बताता है कि अंग्रेजों से बगावत करने के इल्जाम में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। तब ताज अपने पिता से कहता है कि आप बस इनसे 10:30 की लास्ट मोहलत मांग लीजिए, मैं शादी करके अरेस्ट हो जाऊंगा। और यहाँ पता चलता है कि ताज के पिता ने ही कार्टराइट को इन्फॉर्मेशन दी थी ताकि वो ताज को अरेस्ट कर ले और ये शादी ना हो पाए। जिसके बाद पुलिस वाले ताज को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं और ताज की शादी का सपना यहीं पर चूर चूर हो जाता है। थोड़ी देर बाद ये बात मल्लिका को भी पता चल जाती है और वो सीधा आलम को जाकर बताती है कि अब ताज नहीं आने वाला, इसलिए अब तुम जाकर मुजरे पर बैठो और ताज को भूल जाओ। अब यहाँ फरीदा खुश होकर आलम की शादी में आ ही रही होती है। तब उस्ताद उसे बताता है कि कार्टराइट ने ताज को गिरफ्तार कर लिया है और उसके ऊपर बड़ी बड़ी धाराएं भी लगाई है। यह सुनते ही फरीदा सीधा कार्टराइट के पास आती है और उससे ताज को छोड़ने के लिए भीख मांगने लगती है। तब कार्टराइट कहता है कि अगर ताज अपने साथियों के नाम बता दे तो हम उसे भी छोड़ देंगे। पर ताज तो एक का भी नाम नहीं बता रहा था और वो इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाता है, जिस पर गुस्से में पुलिस वाला उसे और बुरी तरह से मारने लगता है और एक डंडा सर पर लगने से उसकी यहीं पे मौत हो जाती है, जो देखकर फरीदा के होश उड़ जाते हैं। इधर आलम अब अपनी पहली बार मुजरा करने लगती है और उसकी आंखों में ताज से ना मिलने का दुख था। तभी ये फरीदा आकर बिब्बो को बताती है कि ताज अब इस दुनिया में नहीं रहा और बिब्बो सीधा जाकर आलम को भी ताज के मरने की खबर देती है, जिसके कारण आलम एकदम सहन नहीं कर पाती और यहीं पर एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम आलम को देखते हैं, जिसे ताज की मौत का बड़ा सदमा लगा था और वो किसी से एक शब्द तक बोल नहीं पा रही थी। ये सब देखकर मल्लिका को अपनी बेटी की चिंता होने लगती है। इसके बाद भी वो बिब्बो ताज की कब्र पर लेकर जाती है और यहाँ पहुंचते ही आलम दिल खोल कर रोती है। इधर हम ताज के पिता को देखते हैं, जो अंग्रेजों से पूछते हैं कि ताज की मौत कैसे हुई। तो अंग्रेज उनसे झूठ कह देते हैं कि हमारे पुलिस स्टेशन में क्रांतिकारियों ने हमला कर दिया था और ताज हमें उनके बारे में ना बता दे, इसलिए उन्होंने ताज को मार डाला। और उल्टा वो ताज के पिता को हीरा मंडी के खिलाफ भड़काने लगते हैं। फिर अंग्रेजों के जाने के बाद ताज के पिता बहुत बुरी तरह रोते हैं, क्योंकि उन्हें पछतावा हो रहा था कि मुझे को गिरफ्तार नहीं करवाना चाहिए था। इधर हम मल्लिका के पास फरीदा को देखते हैं, जिन्होंने अब एक दूसरे को माफ कर दिया था और मल्लिका फरीदा को अपने शाही महल की चाबी दे देती है और कहती है कि मेरी बेटियां इस महल को नहीं चला पाएंगी, क्योंकि महल को चलाने के लिए
कमीनापन और चालाकी होनी बहुत ज़रूरी है, जो पहले मुझ में थी और अब तुझ में है। इस तरह से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, पर जाने से पहले फरीदा वो चाबी मल्लिका को दे देती है और उसे बोलती है कि चाबी तो किसी भी हालत में मैं आपसे छीन कर ले जाऊंगी। इधर हम क्रांतिकारियों को देखते हैं जो अब अंग्रेजों पर हमला करने का प्लान बना रहे थे, पर उनके अड्डे के बारे में अंग्रेज जान चुके थे, इसलिए बीबो अब उनको अपने महल में ले जाने लगती है। पर इसी दौरान उनके एक साथी की मौत भी हो जाती है। हालांकि किसी तरह से वो महल तक पहुंच जाते हैं और यहाँ मल्लिका उन्हें देख लेती है, पर वो उन्हें कुछ नहीं कहती, बल्कि वो बीबो से उन्हें लज्जों से कमरे में ले जाने के लिए कहती है और उनके लिए खाने का भी प्रबंध कराने बोलती है, क्योंकि मल्लिका भी अब अंग्रेजों से आज़ादी चाहती थी, इसलिए वो क्रांतिकारियों के साथ मिल गई। इसके बाद यहाँ वालिद साहब जो फरीदा के पास आते हैं, तो फरीदा उन्हें भी अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की बात कहती है, पर वो कहते हैं कि नवाबों को अंग्रेजों से कोई दिक्कत नहीं है, जिसके बाद फरीदा भी उन्हें अपना साहब मानने से मना कर देती है। इधर हम ताज दादी को देखते हैं जिनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और तब उनसे मिलने आलम आती है। तब ताज की दादी उसे देखते ही खुश हो जाती है और उसे अपनी सारी अंगूठियां तोहफे में दे देती है और कहती है कि अब मैं खुशी खुशी मर सकती हूँ। पर आलम कहती है कि नन्हा ताज भी बहुत जल्द आने वाला है, आपको कुछ नहीं होने देगा। जो सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। इधर अब वालिद साहब सारे नवाबों को बताते हैं कि हीरा मंडी की तवायफे अब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत पर उतर आई है, इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि हमें अंग्रेजों से कोई पंगा नहीं लेना, इसलिए हम लोग अब से हीरा मंडी नहीं जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि जब नवाबों ने हीरा मंडी आना छोड़ था, तब से यहाँ का कारोबार गिर गया था और सब कुछ सूना पड़ गया था। तब उस्ताद मल्लिका को जुल्फिकार से बात करने के लिए कहता है, पर मल्लिका और वाहिदा का फैसला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम नवाब के पास नहीं जाएंगे। इसके बाद अब तवायफों की मीटिंग रखी जाती है। तब बिब्बोजान कहती है कि करना क्या है, हमें भी अब आज़ादी की राह पर चलना चाहिए, क्योंकि हमारा आज़ाद होने का पूरा अधिकार है। ये सब सुनकर सारी औरतें आज़ादी की पहल करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर इधर हम हामिद एंडरसन को मारने का प्लान बना रहा होता है। तभी बिब्बो कहती है कि मैं एंडरसन को मारूंगी, क्योंकि उसने मुझे जलसे में बुलाया है, तो मैं वहां सबके सामने एंडरसन को मारूंगी, फिर भले उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी सजा मिले। अब अगले दिन हम जलसे में देखते हैं कि जहां एंडरसन स्पीच दे रहा होता है, तभी वहां बिब्बो सबके सामने एंडरसन को गोली मार देती है और एंडरसन वही मर जाता है। तब वहां पुलिस वाले आते हैं और उन सबको हामिद मारने लगता है। तभी पीछे से कार्चराइट बंदूक से हामिद को मार डालता है और बिब्बो को पकड़ ले जाता है। अब यहाँ मल्लिका को भी पता चल जाता है कि एंडरसन को किसी ने मार डाला है और वो कोई और नहीं बल्कि बिब्बो है, जो सुनकर मल्लिका के होश उड़ जाते हैं। अब इधर जेल में बिब्बो को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और ये लोग बार बार उसके साथियों का नाम भी पूछ रहे थे। अब बिब्बो सिर्फ एक ही शब्द कहती है, आज़ादी। इसके बाद मल्लिका के पास फरीदा आती है, जो कहती है कि बिब्बो जान को बचाना बेहद ज़रूरी है, वरना कल कार्चराइट बिब्बो जान को मार डालेगा। तब ये लोग फैसला करते हैं कि अब हम भी जंग के लिए अंग्रेजों से भिड़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ आलम के पास उस्ताद जी आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक ऑफर है, असल में कार्चराइट तुम्हारे साथ सोना चाहता है। जिस पर पहले तो आलम भड़क जाती है, पर उस्ताद बताता है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कार्टराइट से बदला लेने का। तुम ये बंदूक रखो और उसे गोली मार देना। अब आलम भी इसके लिए मान जाती है और इधर हम बिब्बो जान को देखते हैं जो पिटने के बाद बेहोश पड़ी हुई थी और आज रात को पुलिस वाले उसे जान से मारने वाले थे। तभी हम यहाँ देखते हैं कि हीरा मंडी की सारी तवाइफें सड़क पर उतर आई है और ये सब बिब्बो के पास ही जा रही थी, ताकि ये लोग बिब्बो को हौसला दे सके कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। फिर इधर से आलम और उस्ताद जी कार्टराइट के पास जाते हैं और यहाँ कार्टराइट अब आलम के साथ इंटीमेट ही होने वाला होता है और इधर सब औरतें आगे बढ़ जा रही थी। तब उन्हें रोकने पुलिस वाले आते हैं और उन्हें मारते भी है, पर ज्यादा देर उन सबको रोक नहीं पाते और ये जुलूस पुलिस स्टेशन की दीवारों तक पहुंच जाता है। उसी साइड पे हम देखते हैं कि अब बिब्बो जान को पुलिस वालों ने मारने के लिए सामने खड़ा रखा है और एक ही ऑर्डर पर बिब्बो जान को गोलियों से भून दिया जाता है और इधर लंबी कार्टराइट को जान से मार डालती है। हालांकि अब बिब्बो जान के मरने से सारी औरतें आज़ादी की मुहिम में उतर गई थी, पर
ये वेब सीरीज़ ख़त्म होती है। दोस्तों, आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड छोटा-सा रिव्यू भी आप मुझे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड यस, अगर आपको मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर आपकी कोई फ़रमाइश है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।